हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं कि हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, हमें अब सारी रिएक्शन आनी चाहिए। अगर हम किसी भी रिएक्शन को सोचते हैं कि अगर मान के चलते हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के 10 मेथड हैं, मैं कोई 2 सीख लेता हूँ, 8 छोड़ देता हूँ, तो आप किसी भी मेथड को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कब पजल में लगेगी ये आपको नहीं पता। तो आपको सारी ही रिएक्शन करनी है, आप कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ सकते। आपके सिलेबस में जितनी रिएक्शन दे रखी है वो सारी रिएक्शंस आपको पढ़नी है। आप कोई भी रिएक्शन ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि हमारा काम चल जाएगा, 2 मेथड से हमारा काम चल जाएगा या 4 मेथड से हमारा काम चल जाएगा, नहीं छोड़ सकते। आपको सारे ही मेथड पता होने चाहिए, आपको सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए और सब दिमाग में फीड करनी है। मतलब हर रिएक्शन को आपको दिमाग में स्टोर करके रखना है, क्योंकि जिस समय पजल सॉल्व करनी है उस समय वो रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए। तो तरीके से हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका नेचर और बता दूं। हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन में जनरली अगर मैं आपको डिस्कस करूं, एक बॉन्ड होता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जो हेलोजन एटम होता है वो कार्बन से कनेक्ट होता है, हेलोजन एटम ही तो एल्केन कंपाउंड में कार्बन से कनेक्ट होता है। तो इस वाले बॉन्ड का नेचर कैसा है ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली, कि इस बॉन्ड का नेचर कैसा है। तो सबसे पहले इस बॉन्ड का एक बार नेचर समझ लेते हैं रिएक्शन करने से पहले। CX बॉन्ड का जो नेचर है ये बॉन्ड पोलर नेचर का है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड तो ये है लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में भी ये पोलर नेचर का है, तो उसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड पोलर कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दो एटम्स के बिटवीन। जब दो एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब हम कहते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड पोलर है। तो जो हेलोजन है और कार्बन, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जो आपका हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या होगा कि हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसका नेचर कैसा है? पोलर, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मान के चलते हैं मुझे 4 टाइप के हेलोजन मेरे पास है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे मेरे पास में 4 है, एक है कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड मिलेगा, एक हो सकता है कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड मिले, हो सकता है एक आपको कार्बन Br का बॉन्ड मिले, एक हो सकता है कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड मिले। क्योंकि हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 हेलोजन है। हो सकता है इस X की जगह F कनेक्ट हो सकता है Cl कनेक्ट हो सकता है Br कनेक्ट हो सकता है I कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा वाला बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और साइज सबसे छोटा होता है। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हमें पता होना चाहिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन के बीच का है, उससे कम स्ट्रॉन्गनेस इसकी है, उससे कम स्ट्रॉन्गनेस इसकी है और उससे कम स्ट्रॉन्गनेस इसकी है। तो अगर मुझसे पूछा जाए डिफरेंट हेलोजन्स में मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर हम कह सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ कहूं या फिर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहूं, एक ही बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड को तोड़ने वाली एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, उतनी ज्यादा उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपकी ज्यादा है,
बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है दोनों के बीच में। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। अब अगर मुझे ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की, उससे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, उससे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है कार्बन आयोडीन बॉन्ड की, ठीक है। अच्छा, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, जो आसानी से जो बॉन्ड टूट जाता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा? CF वाला केस ज्यादा रिएक्टिव है या CI वाला केस ज्यादा रिएक्टिव है? ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी रिएक्ट करेगा। जब तक रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं होते तब तक वो रिएक्ट नहीं कर पाते। उन्हें रिएक्ट करने के लिए पहले बॉन्ड टूटने चाहिए। तो जब बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? हेलोजन I वाला। तो रिएक्टिविटी के केस पर अगर मुझसे ऑर्डर लिखने के लिए कहे, ये तो मैंने ऑर्डर लिखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बिहाफ पर। इसी में अगर मुझसे कहा जाए कि मैडम ऑर्डर लिखिए बॉन्ड लेंथ के हिसाब से या फिर बॉन्ड रिएक्टिविटी के हिसाब से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर मैं बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं अगर बात करती हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? CI वाला बॉन्ड, ये ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। उससे कम CBr, उससे कम बॉन्ड, उससे कम रिएक्टिव है CCl, और सबसे कम रिएक्टिव है CF। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बॉन्ड लेंथ की बात करें, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है? यहां पर इधर फोकस करिएगा। कार्बन और फ्लोरीन दोनों छोटे छोटे एटम्स हैं, दोनों एटम बहुत पास आकर बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। कार्बन के न्यूक्लियस से क्लोरीन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ ही तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस और भी बड़ा है तो यहाँ बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो सबसे ज्यादा है, 53 एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक रेडियस और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मुझसे कहा जाए ऑर्डर लिखिए बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में भी मेरा ऑर्डर क्या आएगा? मेरा ऑर्डर आएगा, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी CI की, उससे कम बॉन्ड लेंथ आएगी C सिंगल बॉन्ड Br, देन C सिंगल बॉन्ड Cl, देन C सिंगल बॉन्ड F। तो आपसे एक नंबर में हो सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बिहाफ पर पूछ ले ऑर्डर, हो सकता है रिएक्टिविटी के बिहाफ पर पूछ ले, या हो सकता है बॉन्ड लेंथ के बिहाफ पर पूछ ले। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्शन सारी एक एक ध्यान से समझना। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, इसके बनाने के कई मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, जो मेथड नंबर फर्स्ट है, वो है फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्कोहल से हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्कोहल से। अब इसमें भी हमारे पास 3 मेथड है। एल्कोहल से प्रिपेयर करने के भी हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है कि एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कर दो। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड। किसके साथ करनी है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तब भी आपको हेलो एल्केन मिलेगा। दूसरा मेथड है कि एल्कोहल की रिएक्शन आप किसके साथ में कर दीजिए? दूसरा मेथड हमारे पास है कि आप एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2, जिसको हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, इसके साथ कर दीजिए। ये भी हमारे पास एक मेथड है थायोनाइल क्लोराइड, इससे भी हम हेलो एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। और जो तीसरा मेथड है हमारे पास में, 2 मेथड तो हमारे पास हो गए, और तीसरा मेथड जो है हमारे पास में, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो आपका एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप PCl3 के साथ करें या फिर PCl5 के साथ करें,
अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ करती हूँ या अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ करती हूँ, तब भी मुझे हेलो एल्केन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल से हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमारे पास 3 मेथड है। अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और मे बी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम इसके साथ भी रिएक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं और इसके साथ भी रिएक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, ये तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने के मेथड हो गए। अब बात आती है कि अल्कोहल के अलावा और दूसरा कौन सा मेथड है। दूसरा मेथड है एल्कीन की हेलोजिनेशन कर दीजिए बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इसका मतलब है एल्कीन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करा दीजिए। एल्कीन की रिएक्शन Cl2 के साथ, Br2 के साथ, I2 के साथ या F2 के साथ। तो इस मेथड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम एक एक मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी अब ये देख रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास हैं हेलो एल्कीन को प्रिपेयर करने के। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है, तीसरा मेथड हमारे पास है कि आप हेलोजन एक्सचेंज मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये भी है और एक मेथड हम ये भी ले सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को मैं ऐसा लिख सकती हूँ HX, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, X स्टैंड फॉर हैलाइड। अब हैलाइड में क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, आप जो भी हैलोजन लगाएं। तो बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, जब आप एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्कीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक मेथड है और ये मेथड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। फोर्थ नंबर एक और मेथड है हमारे पास में, हम क्या कर सकते हैं, बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन। हम हेलोजिनेशन, जैसे मैंने अभी लिखा, बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ये भी हमारे पास ये मेथड जो है, इसी को हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन। तो एक ही बात है, मैं हेलोजन टू एल्कीन कहूं या हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन कहूं, एक ही बात है। और फोर्थ मेथड हमारे पास है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। सबसे पहले हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल में भी हम 3 पार्ट देखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, सेकंड फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड एंड थर्ड वन इज दिस ट्रीटेड विद PCl3 और ट्रीटेड विद PCl5। देन हम सेकंड मेथड पे पहुंचेंगे, देन थर्ड मेथड पे पहुंचेंगे, देन फोर्थ पर। लेकिन हमें हर एक रिएक्शन को अपने माइंड में स्टोर करते हुए चलना है, हर एक रिएक्शन की टेक्निक को समझते हुए चलना है। हो सकता है कई जगह पर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी, हो सकता है कई जगह पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से हम पजल में चीजों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से पजल सॉल्व होंगी। तो एक एक ट्रिक को ध्यान से समझते हुए चलना। जिन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी कि मैं आपको इनकी मैकेनिज्म बता सकती हूँ, तो मैं उनकी खुलकर मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन आपका अटकना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल में भी हम कौन सा वाला पार्ट देखेंगे, सबसे पहले फ्रॉम अल्कोहल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल की रिएक्शन करनी है आपको। अल्कोहल का सिंबल मैं ऐसा लिख दूं, अल्कोहल को R स्टैंड फॉर एल्काइल, और एल्काइल ग्रुप को अगर आप एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसको हम अल्कोहल बोलते हैं। दिस इज द फंक्शन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड दिस एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट विद एल्काइल ग्रुप, दिस इज नोन एज अल्कोहल। ठीक है, इस अल्कोहल की रिएक्शन मुझे किसके साथ में करनी है, मुझे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करनी है। दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड। इन दोनों की अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन। तो फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में हम सबसे पहला मेथड मैंने आपको कौन सा बताया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, इसके साथ आप रिएक्शन कर दीजिए। तो देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे पहले ये देखिए, हमने एक वर्ड पढ़ा था 11th क्लास में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लव बेटा, सिर्फ तुम्हें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है या बाकी सबको में मेरी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है? लव, सिर्फ तुम्हें वॉइस की प्रॉब्लम है या बाकी सबको आ रही है?
बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है? लव बेटा एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करो, रीज्वाइन करने की कोशिश करो एक बार। अब इधर देखिएगा, आपने एक वर्ड सुना होगा 11th क्लास में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं सुना कोई बात नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले हम एक बार देखेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, हमें ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, जो किसी को। हाँ बेटा मेरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पर ब्रेक होगा वहां रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीशीज विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द अदर स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती हैं जो किसी को एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और इसके पास अगर लोन पेयर है तो ये किसी अनदर स्पीशीज को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है। तो लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब हाइड्रोजन हैलाइड में जो एक्स है, एक्स क्या है, हेलोजन। अगर मैं एच एक्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो देखिए एच और एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है। तो ये जो हेलोजन है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये भी किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकती है। इसके पास 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट करना है कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, दोनों लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो ये OH वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर ये जो X वाला पार्ट है ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को इस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देती हूँ तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप है, जिसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, वैसे 11th का मैं लिख देती हूँ, द स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीशीज that donate lone pair of electrons to other species, किसी दूसरी स्पीशीज को लोन पेयर डोनेट करने वाली स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये OH भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो हेलोजन है ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये हेलोजन भी न्यूक्लियोफाइल है और OH भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को मैंने नाम क्या बताया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होती है SN2 रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, और इसको मैंने बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा है। तो आई थिंक आपको ये बात अगर क्लियर हो गई, तो जनरल रिएक्शन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ROH is known as alcohol when alcohol react with hydrogen halide to form RX। इसके न्यूक्लियोफाइल को इसके न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर दिया, और RX को हम क्या बोलते हैं, RX तो हमारा हेलो एल्केन है, RX हमारा क्या है, हेलो एल्केन। R एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप हेलोजन के साथ कनेक्ट है, तो हम इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। और हमारा क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, इसका H और इसका OH आपस में कंबाइंड होके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब हमने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की तो जो हमें हेलो एल्केन ऑब्टेंड हुआ है, और साइड प्रोडक्ट हमें वाटर ऑब्टेंड हुआ है। यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा इसको एक नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में देखते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन थी,
या एक पर्टिकुलर एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे मैंने पर्टिकुलर एल्कोहल लिया CH3OH, जिसको मैं बोल रही हूँ मीथेनॉल। CH3OH is known as methanol. When methanol react with hydrogen chloride, it is hydrogen halide, it is methanol. अब अगर मुझे रिएक्शन का आंसर देना है तो मैं क्या दूंगी, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हम आंसर देंगे CH3Cl plus H2O. And CH3Cl is a haloalkane and the name of this haloalkane is chloromethane. क्लोरोमीथेन। यहां तक मेरी बात सबको रिएक्शन के साथ में समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मुझे ये बात करनी है आपसे, मैंने आपको कल की जो परसों क्लास ली थी उसमें मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का मतलब बताया था। अगर फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से कनेक्ट होता है तो हम उसको प्राइमरी बोलते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है वो अगर एक और कार्बन से कनेक्ट है तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। क्या मैं इस कार्बन को प्राइमरी बोल सकती हूँ? मैं इस कार्बन को प्राइमरी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है इसके पास एक और कार्बन होना चाहिए था, तब मैं इसको प्राइमरी बोल देती। ये तो सिंपल एल्काइल हैलाइड है, इसको तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो जरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को और समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, ये लिया मैंने एक कार्बन, इसके पास में एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, तीन, इसकी 4 वैलेंसी है, ये इसकी मैंने 4 वैलेंसी पूरी कर दी। दूसरा तरीका, दूसरा क्या है, मेरे पास में एक कार्बन, इसको मैंने एक और कार्बन दिया, इसके पास एक H, दूसरा H और एक हेलोजन। अब इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट और इस कार्बन के पास एक कार्बन और है, तो ये प्राइमरी, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, और ये वाला कार्बन सिंपल एल्काइल कार्बन है। इस कार्बन को मैं बोलूंगी सिंपल एल्काइल कार्बन, मिथाइल कार्बन। इसके पास अगर मैं इस कार्बन को एक और कार्बन दे दूं, और यहाँ पर मैंने एक H लिया, एक Cl लिया, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है वो कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, और ऐसे ही हम एक और ले सकते हैं टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी के केस में क्या हो जाएगा कि कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट होगा और उस कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होगा। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है वो 3 अदर कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये कार्बन टर्शरी कार्बन है। ठीक है, हमने 11th क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़े थे। हमने 11th क्लास में रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़े थे, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पर जरा सोच के बताना मुझे ध्यान से, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मुझे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किस में मिलेगी? अब अगर मैं यहाँ पर हेलोजन जो है इसकी जगह फंक्शनल ग्रुप ये ले लूं, एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप तो मेरा कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ले लिया, अभी भी ये कार्बन मेरा एल्काइल कार्बन है, ये कार्बन मेरा प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन मेरा सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन मेरा टर्शरी कार्बन है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होगा उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट है ये चेक करना है। अगर उस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्ट है टर्शरी, 2 कार्बन कनेक्ट है सेकेंडरी, 1 कार्बन कनेक्ट है प्राइमरी और एक भी कार्बन कनेक्ट नहीं है तो सिंपल एल्काइल। अभी कोई कुछ पूछ रहा था मेरे से, सोनिया कुछ पूछ रही थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मुझे यहाँ पर इस रिएक्शन को फास्ट करना है। ये रिएक्शन हो गई, मुझे समझ में आ रहा है रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल की जगह ये वाला एल्कोहल लेती तो क्या मुझे रिएक्शन फास्ट मिलती? अगर मैं प्राइमरी वाला एल्कोहल लेती तो मुझे रिएक्शन फास्ट मिलेगी क्या? सेकेंडरी लूंगी तो फास्ट मिलेगी क्या? टर्शरी लूंगी तो फास्ट मिलेगी? मतलब कौन सा एल्कोहल मैं लूं कि मुझे रिएक्शन बहुत फास्ट मिले? मुझे टर्शरी अल्कोहल यूज करूंगी तो क्या रिएक्शन फास्ट मिलेगी या स्लो मिलेगी, इसको चेक करते हैं। देखिए, इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ना कोई अल्कोहल लेना पड़ेगा, प्राइमरी मे बी सेकेंडरी या मे बी टर्शरी, कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा क्योंकि अल्कोहल की रिएक्शन ही हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करनी है। तो मैं कौन सा अल्कोहल चूज करूं कि मुझे रिएक्शन फास्ट मिले? अगर मैं यहाँ पर सपोज टर्शरी अल्कोहल को लेती हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल को यूज करती हूँ, इस जगह पर मैं एल्काइल की जगह पर टर्शरी अल्कोहल अगर यूज करती हूँ तो जब तक ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये जो बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा
और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सपोज ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल है Cl, तो यहां पर इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर OH पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसको बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड इट इज नोन एज टर्शरी कार्बोकैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बोकैटायन। और हमने पढ़ा है कि टर्शरी कार्बोकैटायन बाकी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होता, प्राइमरी और भी कम स्टेबल होता है और एल्काइल तो सबसे कम स्टेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल को यूज करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल को यूज करती हूँ तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटते ही एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा और स्टेबल इंटरमीडिएट तुरंत इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करके मुझे क्या प्रोडक्ट देगा? मुझे प्रोडक्ट मिलेगा C, यहाँ पर मैंने C लिया, ये आ गया Cl और इसका H और इसका OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो ये जो कंपाउंड मिला इस कंपाउंड को बोलेंगे टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, ये हेलोजन मतलब हैलाइड, 3 कार्बन कनेक्ट है एक कार्बन से, टर्शरी 3 एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल 2 एल्काइल 3 एल्काइल, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और वैसे इसका यूपीएससी नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 कार्बन से 2 कार्बन और कनेक्ट है तो हम बोलेंगे 1,1 डाई मिथाइल इथेन क्लोरो इथेन। हम इसको बोलेंगे 1 क्लोरो 1,1 डाई मिथाइल इथेन। ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। तो फोकस करना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल की जगह पर रिएक्शन में टर्शरी वाला एल्कोहल यूज करती हूँ तो मुझे रिएक्शन बहुत फास्ट मिलेगी। सेकेंडरी में रिएक्शन और स्लो हो जाएगी, प्राइमरी में और स्लो हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं सिंपल एल्काइल हैलाइड, सिंपल एल्काइल अल्कोहल में तो उसमें तो और भी स्लो हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे रिएक्शन की रिएक्टिविटी की, मैम 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है तो रिएक्ट क्यों करेगा? ओके बेटा 3 डिग्री जो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करना ध्यान से, इस कार्बन के पास पहले से बहुत बल्कीनेस है, इसके पास बहुत हैवीनेस है, ये भी ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जल्दी से बॉन्ड तोड़ देगा। और जब ये जल्दी से बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन जल्दी होगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो भी स्टेबल मिलेगा और स्टेबल इंटरमीडिएट जल्दी से स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इंटरमीडिएट हालांकि मोर स्टेबल है लेकिन है तो इंटरमीडिएट ही। इंटरमीडिएट पे चार्ज होता है और चार्ज स्पीशीज कभी भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती, पर बाकी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में तो स्टेबल है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के कंपैरिजन में टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है, पर एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट पर तो चार्ज पार्टिकल होता है और चार्ज पार्टिकल वाली स्पीशीज ज्यादा स्टेबल नहीं होती। लेकिन बाकी कार्बोकैटायन के कंपैरिजन में टर्शरी वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है जो जल्दी से स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं डिफरेंट एल्कोहल्स की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स, डिफरेंट एल्कोहल से मतलब वही है प्राइमरी एल्कोहल है कि सेकेंडरी है टर्शरी है, डिफरेंट एल्कोहल। तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे जल्दी रिएक्शन हमारी किस में होगी? टर्शरी एल्कोहल में या फिर प्राइमरी एल्कोहल में? टर्शरी एल्कोहल में। तो हम क्या लिखेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल ये रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। उससे कम स्पीड में रिएक्शन हमें सेकेंडरी एल्कोहल के साथ मिलेगी, उससे कम स्पीड में हमें प्राइमरी के साथ मिलेगी और सबसे कम हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड के साथ हमें रिएक्शन मिलेगी। तो ऑर्डर आई थिंक हमें समझ में आ गया होगा। अच्छा अब अगर मैं यहीं पर बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड को भी चूज करूं कौन फास्ट देगा, तो जरा सोच के बताओ HF वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि HCl वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि HBr वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा कि HI वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा?
HI, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। तो अगर मैं टर्शरी तो एल्कोहल लूं और हाइड्रोजन हैलाइड में HI लूं तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड, तो मुझे पता है सबसे जल्दी बॉन्ड इसका टूटेगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है। उसके बाद में नंबर इसका आएगा HBr का, देन हम बात करेंगे HCl और सबसे कम हम बात करेंगे HF की। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ये बहुत लेस रिएक्टिव होगा, रिएक्शन को बहुत स्लो स्पीड से प्रोसीड करेगा। तो क्या हमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई? क्या हमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गई? आज तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा? अगर कंफ्यूजन है ऑर्गेनिक में साथ के साथ पूछना, बाद में डिले मत करना ऑर्गेनिक में कोई भी कंफ्यूजन। आगे डिस्कस करूं? यस मैम, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। देखिए, मुझे अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने कोई अल्कोहल लिया, मे बी एल्काइल अल्कोहल, मे बी मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्शरी, मुझे इतना तो पता चल गया कि टर्शरी अल्कोहल मुझे रिएक्शन फास्ट देगा और हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो कंपाउंड है वो मुझे रिएक्शन फास्ट देगा। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूं, मुझे ये चीज समझ में आ गई, यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर प्रोसेस बता रही हूँ। आप कोई भी अल्कोहल लीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, कोई भी अल्कोहल लीजिए, जैसे मैंने एक अल्कोहल लिया CH3CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है? जरा देखकर बताओ, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? ये अल्कोहल कौन सा है? प्राइमरी। कैसे पता चला? कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके पास एक और कार्बन है, बस। इसकी रिएक्शन मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, इसकी रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन जब मैं स्पेसिफिकली HCl के साथ करूं, किसी और के साथ नहीं। करने को मैं HI के साथ भी कर सकती हूँ, HBr के साथ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस समय स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ करती हूँ और कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में? हितेंद्र एब्सेंट है शायद। अरे लव, बेटा तेरे पास प्रियांशु का नंबर है? प्रियांशु का? अरे तुम्हारे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है KMPS में। अरे तुम्हारा दोस्त है यार, वो हितेंद्र का दोस्त है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसने ज्वाइन कर दिया, चलो। हाँ, सबको स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आप अल्कोहल कोई भी लीजिए,
लेकिन अगर आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पर सिर्फ HCl यूज कर रही हूँ, हम इंस्टेड कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं HCl यूज कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर एक कैटालिस्ट लिया, उस कैटालिस्ट का नाम है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब आपको जिंक क्लोराइड लेना है, लेकिन बिल्कुल एनहाइड्रस पाउडर फॉर्म में लेना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए या क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए। ये जो ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये यहाँ पर एक कैटालिस्ट है। और इस कैटालिस्ट का काम क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। मतलब जो एनहाइड्रस आपका ZnCl2 है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी मैं इसको कह सकती हूँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं रिएक्शन में से, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। अब जैसे ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये OH किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, तो बनेगा क्या, वाटर। तो वाटर को इस रिएक्शन में से निकालने का काम कौन कर रहा है, ये एनहाइड्रस ZnCl2, ये एक्ट कर रहा है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे तो ZnCl2 यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है। तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा, और दूसरा प्रोडक्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं एक पर्टिकुलर नेम दे रही हूँ, इस रिएक्शन को मैंने बोला ग्रूव प्रोसेस। इस रिएक्शन को मैंने क्या बोला, ग्रूव्स प्रोसेस। लेकिन ये ग्रूव प्रोसेस आप कब अप्लाई कर सकते हैं वर्ड, ये प्रोसेस कब अप्लाई होगा, जब एल्कोहल की रिएक्शन प्राइमरी हो एल्कोहल या सेकेंडरी, उसकी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HCl के साथ होगी और इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। रिएक्शन पीछे जो हमने पढ़ी सेम रिएक्शन है, लेकिन हम ग्रूव प्रोसेस कब बोलेंगे, जब एल्कोहल की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HCl के साथ होगी और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में होगी। तो इस प्रोसेस को हम ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं। जबकि पीछे वाली रिएक्शन सेम है, ये रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई। ग्रूव प्रोसेस में हाइड्रोजन हैलाइड सिर्फ HCl ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा अगर आप कोई और यूज करते हो तो आप उसको ग्रूव प्रोसेस नहीं बोलोगे। मेरी बात यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जनरली एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे अभी मैंने जो बेटा हमें जो पीछे रिएक्शन करी थी वही सिमिलर रिएक्शन है, लेकिन अगर आप रिएक्शन में खाली HCl यूज करते हैं और इस कैटालिस्ट को यूज करते हैं तो इसी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है, जो मैंने दिया ग्रूव प्रोसेस। अगर आपने HCl की जगह कुछ और यूज किया HI या HBr, तो आप इस रिएक्शन को ग्रूव प्रोसेस नहीं बोलोगे। तो ग्रूव प्रोसेस हम कब बोलेंगे, जब कोई भी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करेगा और इस कैटालिस्ट की प्रेजेंस पर रिएक्ट करेगा, तो इसी प्रोसेस को हम ग्रूव प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, आयुषी बात क्लियर हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन में या पीछे वाली रिएक्शन में ज्यादातर क्या बनाने की कोशिश करी है, हेलो एल्किन बनाया तो है, लेकिन कौन सा वाला हेलो एल्किन बनाया है, जिसमें मैंने हेलोजन कौन सा लिया है, Cl। अभी भी तो मैंने हेलोजन बनाया है, जो आपका हेलो एल्किन बनाया है वो कंपाउंड मैंने बनाया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। पीछे जो रिएक्शन की थी उसमें भी मैंने जो हेलो एल्किन बनाया था वो बनाया था CH3 Cl। उससे नीचे जो टर्शरी वाला एल्कोहल लिया था उससे भी जो हेलो एल्केन बना था वो हेलो एल्केन बना था ये CH3 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 Cl। मतलब आप HCl की रिएक्शन आसानी से करा सकते हैं, क्योंकि आप अगर लैब में देखें, साइंटिफिक लैब में जब आप जाते हैं, कई बार आप 11 में भी अपनी लैब में घुसे होंगे प्रैक्टिकल लैब में, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको जनरली लैब में मिल जाता है, आपको इसको स्पेशल सिंथेसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आपको लैब में मिलते नहीं है सिंथेसाइज फॉर्म में, इनको सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो अगर मुझे हेलो एल्केन ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें मुझे Cl की जगह ब्रोमीन चाहिए या Cl की जगह आयोडीन चाहिए, तो मुझे HCl की जगह HBr के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी या HI के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे HBr को प्रिपेयर करना पड़ेगा या HI को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब हमारा HBr प्रिपेयर होगा तभी तो हम इस रिएक्शन में उसे यूज कर पाएंगे। तो पहले तो HBr को प्रिपेयर करिए। तो अब HBr को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक बार हम एक तो HBr की प्रिपरेशन को देख लेते हैं कि हम HBr को कैसे प्रिपेयर करेंगे।
HBr को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करिए, पोटेशियम ब्रोमाइड लीजिए, पोटेशियम ब्रोमाइड, और पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करिए। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, H2SO4। अब इसमें ये वाला Br इस वाले H के साथ निकल जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, HBr, और आपका साइड प्रोडक्ट मिल गया आपको KHSO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। KHSO4 को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट साइड प्रोडक्ट है। ये HBr हमें मिल गया। तो कैसे मिला हमें HBr, when पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म HBr। अब इस HBr की रिएक्शन आप किसी भी अल्कोहल के साथ कर लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन मिलेगा, जो ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता होगा। क्या कंटेन करता होगा, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप, और साइड प्रोडक्ट आपका वाटर निकल जाएगा। तो अगर आपको RBr को फॉर्म करना है तो पहले HBr की प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए कि HBr कैसे प्रिपेयर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे Ri को फॉर्म करना है, मुझे ऐसा हेलो एल्कीन प्रिपेयर करना है जिसमें हेलोजन एटम आयोडीन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे HI को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और HI को प्रिपेयर करने के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HI को प्रिपेयर करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसका H इसके I के साथ HI बना देगा और बाकी KHSO4 बच जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये पोटेशियम आयोडाइड में जो HI बनता है उस HI को तुरंत I2 में रिड्यूस कर देता है, तुरंत I2 में कन्वर्ट कर देता है। मैम ये डायरेक्ट ही क्यों नहीं मिलते, एक्चुअल में बेटा HBr का नेचर पॉइजनस होता है, तो कोई बनाकर नहीं रखता है, कभी साइंटिफिक रिएक्शन करने के लिए चाहिए होता है तो उसी समय हम रेडी करते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पे बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा और घुमा घुमा के बनेगा, इसे ध्यान से सुनना। मैंने जब HBr को प्रिपेयर किया तो मैंने KBr पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी, मुझे HBr मिल गया। अब आपको HI प्रिपेयर करना है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर दूं, लेकिन होगा क्या, ये जो पोटेशियम आयोडाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें HI बनता है, HI बनता है और KHSO4 बनता है, और उस HI को ये उस HI को ये H2SO4 फर्दर I2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें HI मिल ही नहीं पाता, वो HI तुरंत H2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो HI इससे ऑब्टेंड होता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है I2 में। हमें I2 नहीं चाहिए, हमें तो HI चाहिए। तो यहाँ पर ये जो H2SO4 है, हम उसकी रिएक्शन KI के साथ नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें HI बनते हुए भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बनते ही वो तुरंत I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें तो HI चाहिए, तो हम यहाँ पर KI की रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन H3PO4 के साथ करेंगे, और इस H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। इस H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और ये एसिड KI से HI की फॉर्मेशन करता है। तो क्या बन जाएगा, जब KI H3PO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका I इसके एक H के साथ रिएक्ट करके HI बनाएगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या बचेगा, KH2PO4, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इस रिएक्शन में ये HI को I2 में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो जल्दी से HI को क्या करता है, I2 में रिड्यूस्ड कर देता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता। तो अब हमें HI ऑब्टेन हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि हम KI की रिएक्शन H2SO4 के साथ करके HI को ऑब्टेन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ HI ऑब्टेन होकर तुरंत I2 में रिड्यूस हो जाएगा बाय H2SO4। तो हमें किसी वीक एसिड को यूज करना पड़ेगा जो HI को फर्दर I2 में रिड्यूस ना करे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो हम अब पास HI ऑब्टेन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इस HI की रिएक्शन
सिंपल जैसे हम अभी तक अल्कोहल के साथ करते आए हैं, ROH हमने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करेंगे तो हमें ऐसा हेलो एल्केन मिल जाएगा जो आयोडीन फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता होगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। यहाँ तक मेरी बात सबको क्लियर है ना? अब यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हो बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और मैंने जो बताया उसमें। मैं बता देती हूँ कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वहां बुक में लिखा होगा कि जब हम KI की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं तो होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट टू HI, सल्फ्यूरिक एसिड पहले KI को HI में कन्वर्ट कर देता है। ये HI विच इज देन ऑक्सीडाइज, बेटा HI तो ऑक्सीडाइज होता है, HI ऑक्सीडाइज होकर I2 में कन्वर्ट होता है, पर I2 रिड्यूस्ड होता है, तो मैं रिड्यूस वर्ड यूज कर रही हूँ I2 की टर्म्स में, और HI की टर्म्स में मुझे ऑक्सीडाइज वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज करता है और I2 में कन्वर्ट करता है। तो हो सकता है मैं ऑक्सीडाइज की टर्म में दे रखा हूं या हो सकता है रिड्यूस की टर्म में दे रखा हूं, तो आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हो गई। अभी हमने फ्रॉम एल्कोहल से पहला मेथड सीखा है, और फर्स्ट मेथड हमने क्या सीखा, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कोहल, जिससे हमने हेलो एल्केन को प्रिपेयर किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, और जो नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल से अब हमें किसके साथ रिएक्शन करनी है, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। फ्रॉम एल्कोहल, मेन तो हमारा एल्कोहल ही चल रहा है, लेकिन एल्कोहल की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, एल्कोहल की रिएक्शन हमें करनी है थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, सेकंड किसके साथ रिएक्ट करना है एल्कोहल को, थायोनाइल क्लोराइड। याद करो SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। फोकस करना रिएक्शन को ध्यान से। सपोज मान के चलते हैं मैंने एक जनरल एल्कोहल लिया ROH, इस एल्कोहल की रिएक्शन में थायोनाइल क्लोराइड के साथ कर रही हूँ। ये मेथड हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का, ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा प्योरेस्ट मेथड है। इससे ज्यादा प्योर मेथड हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का नहीं है। सबसे ज्यादा प्योर मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का, प्योर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, प्योर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब जरा इस रिएक्शन को एक बार समझते हैं, रिएक्शन को ध्यान से समझना, ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक। सबसे पहले अगर मैं इस SOCl2 को ऐसे लिख दूं SOClCl, कोई दिक्कत नहीं होगी, SOCl2, इस वाली ऑक्सीजन को उठाइए और इस वाले SO के साथ जोड़ दीजिए, क्या बनेगा SO2, और SO2 एक गैस होती है जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट तो बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज गैस। इसका H इसके एक Cl के साथ जोड़ दीजिए, इसका H इसके इस वाले Cl के साथ जोड़ दीजिए, क्या बना HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहां पर ये भी एक गैस है, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, एक एल्काइल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप। तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस R सिंगल बॉन्ड Cl, और R सिंगल बॉन्ड Cl ही तो यहाँ पर हेलो एल्केन है। तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये सराउंडिंग में निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी सराउंडिंग में निकल जाएगी। तो आपके पास कंटेनर में रिमेनिंग क्या बचेगा, हेलो एल्केन बचेगा। तो ये जो मेथड है ये सबसे प्योरेस्ट मेथड है हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का, ध्यान रखिएगा। सबसे प्योरेस्ट मेथड हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने का क्या है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा एल्कोहल को प्रिपेयर करने का। तीसरा मेथड हमारे पास क्या था, एल्कोहल से ही फ्रॉम एल्कोहल, अब एल्कोहल की रिएक्शन मुझे किसके साथ में करानी थी, थर्ड पार्ट मेरे पास क्या था, थर्ड पार्ट है मेरे पास कि एल्कोहल की रिएक्शन एक तो आप PCl3 के साथ करा दीजिए या फिर आप PCl5 के साथ करा दीजिए। अब जैसे आपने PCl3 यूज किया है, इसकी जगह पर आप PBr3 भी यूज कर सकते हो, इसकी जगह पर आप Pi3 भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने PCl5 यूज किया है, इसकी जगह पर आप PBr5 को भी यूज कर सकते हो। अगर आपको Br चाहिए, आपको I चाहिए तो Pi5 को भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपकी लैब में PCl3 आसानी से मिल जाता है, PCl5 आसानी से मिल जाता है, ये PBr3 PBr5 ये आसानी से लैब में नहीं मिलते, इनको सिंथेसाइज करना पड़ता है, तब जाके आप एल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं एल्कोहल के साथ इसको जनरल रिएक्शन दिखाऊं, मैंने एल्कोहल लिया और एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ कर रहे हैं,
दिमाग में सेट करना, ट्रिक बता रही हूँ, सभी चैप्टर पर एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर पर एप्लीकेबल है, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है सब जगह पर ये बात एप्लीकेबल होगी, इसलिए ध्यान से सेट करना मेरी बात को। जब भी किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन PCl3 के साथ हो, रिएक्टेंट एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हो, अगर किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन PCl3 के साथ होगी तो दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए कि आपका ये प्रोडक्ट H3PO3 साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनेगा ही बनेगा। दिमाग में सेट कर लो, ये PCl3 किसी के साथ भी रिएक्ट करे, किसी के साथ भी रिएक्ट करे, ये तो बनेगा ही बनेगा। H3PO3 इसको क्या बोलते हैं? H3PO3 को हम क्या बोलते हैं? H3PO3 का कोई मुझे नाम बताएगा? बेटा फॉस्फोरिक एसिड तो H3PO4 होता है। क्या होता है H3PO3 का नाम? फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 को हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड और H3PO3 को हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। फोकस करो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 3, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 1। इसका मतलब मुझे इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पर P कितना है? 1, और यहाँ पर भी P कितना है? 1। अब क्या क्या बचा? H आपका इसमें यूज हो चुका है पूरा, ऑक्सीजन आपके पूरा इसमें यूज हो चुका है, P आपका पूरा इसमें यूज हो चुका है, तो क्या बचा? 3 R बचे और 3 Cl बचे। 3 R बचे और 3 Cl बचे, इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन आपको प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया? 3 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन। रिएक्शन क्लियर हो गई? रिएक्शन क्लियर हो गई? अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? PCl3 को हम क्या बोलते हैं? PCl3 का नाम क्या है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इट इज नोन एज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर मुझे PCl5 के साथ रिएक्शन करनी होती तो क्या होता? मैंने अल्कोहल लिया ROH, इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ की। दिमाग में सेट करना, हर चैप्टर पर एप्लीकेबल है। अगर किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी तो एक साइड प्रोडक्ट ये POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये तो बनेगा ही बनेगा, और एक साइड प्रोडक्ट HCl, ये 2 साइड प्रोडक्ट इस PCl5 की रिएक्शन जब भी किसी के साथ होगी ये 2 साइड प्रोडक्ट तो बनेंगे। आंख बंद करके लिख देना, PCl5 दिख जाए तो आंख बंद करके लिख देना। अब क्या बचा देखते हैं एक बार। यहाँ पर कितने P है? 1। कितने P? 1 यूज हो चुका है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 यूज हो चुका है। यहाँ पर Cl कितने हैं? 5। 3 ये यूज हो गए, 4 ये यूज हो गए, 1 Cl बचा है। यहाँ पर H 1 है, 1 यूज हो चुका है। अब क्या बचा? 1 R बचा और 1 Cl बचा, तो ये आपका बन गया RCl, जिसको हम बोल रहे हैं हेलो एल्केन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हेलो एल्केन। तो आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये सेट करना है कि अगर आपने PCl3 को यूज किया है तो H3PO3 आपका साइड प्रोडक्ट है, बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको लिख दीजिए, और रिमेनिंग आपका हेलो एल्केन है। PCl5 के साथ जब आपने रिएक्शन की तो POCl3 और HCl आपका साइड प्रोडक्ट बना, और जो रिमेनिंग है वो क्या है? RCl, वो आपने लिख दिया मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में, और यहाँ मेन प्रोडक्ट आपका हेलो एल्केन है, क्योंकि हम उसी की तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन जिसकी करते हैं वही मेन प्रोडक्ट होता है, बाकी तो साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सब आपके साइड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी एक मेथड था। अब बात आती है आपकी कि अगर आपको PBr3 के साथ रिएक्शन करानी होती तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको PBr3 को बनाना पड़ता। तो कैसे बनाएंगे ये मेथड हमें पता होना चाहिए। तो देखो, PBr3 को बनाने के लिए मुझे क्या करना है? फॉस्फोरस लेना है, फॉस्फोरस लेना है मॉलिक्यूल की फॉर्म में। क्या आपको पता है फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है? जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में O2 की फॉर्म में मिलती है, या O3 की फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलती है, ऐसे फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिलती है? फॉस्फोरस आपको मिलती है P4 की फॉर्म में। यस, फॉस्फोरस मिलती है आपको P4 की फॉर्म में। इस P4 की रिएक्शन आप ब्रोमीन गैस के साथ कराइए, Br2 गैस के साथ रिएक्ट करिए, तो आपको क्या मिलेगा? PBr3 फॉर्म हो जाएगा। इसको हम एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ये हमें PBr3 फॉर्म हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया? यहाँ मैंने इसके 6 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 6 2 12,
मेरे पास बी आर कितने हैं 12, यहाँ पर कितने हैं 3, अगर मैं इसके आगे 4 लगा दूं तो 4 3 12, और पी यहाँ पर कितने हैं मेरे पास 4, और यहाँ पर भी पी कितने हैं 4, तो मेरे पास क्या बन गया PbR3। अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो तो साइड प्रोडक्ट तो यही मिलेगा, बाकी RCl की जगह RBr मिल जाएगा। मुझे अगर PbR3 की जगह पर अगर मैं आपसे कहूँ मुझे Pi3 चाहिए होता तो मैं क्या करती, P4 की रिएक्शन में I2 के साथ करती 6 मोल्स ऑफ I2 के साथ, तो मुझे क्या मिल जाता, 4 मोल्स ऑफ Pi3 मिल जाता। तो मैं यहाँ पर PCl3 की जगह पर Pi3 को भी यूज कर सकती थी। लेकिन जब आपको ये रिएक्शन आपको बनाना है, RI बनाना है या RBr बनाना है, तो पहले फिर आपको ये रिएक्शन भी शो करनी पड़ेगी। आप पहले ये रिएक्शन दिखाओ फिर ये रिएक्शन दिखाओ। अगर आपको यहाँ पर RI चाहिए तो पहले ये रिएक्शन दिखाओ फिर उसके बाद ये रिएक्शन दिखाओ, आपको 2 रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। लेकिन PCl3 के साथ आप डायरेक्ट दिखा दो क्योंकि PCl3 आराम से मिलता है लैब में। ऐसे ही बेटा जैसे हमने PbR3 Pi3 को ऑब्टेंड किया है, ऐसे ही हम PbR5 को भी ऑब्टेंड कर सकते हैं, Pi5 को भी ऑब्टेंड कर सकते हैं। तो कैसे ऑब्टेंड करेंगे, अगर मुझे 5 चाहिए तो इसको भी ऑब्टेंड किया जा सकता है। हम कैसे ऑब्टेंड कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे PCl5 की जगह पर मुझे PbR5 चाहिए, तो मैं P4 की रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है कि Br2 के साथ करूंगी, लेकिन अब मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है। बन तो मेरे पास ये गया PbR5, अब मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं कितने Br लूं, इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करो, मुझे PbR5 फॉर्म करना है, बैलेंस करके बताओ जरा इस रिएक्शन को। क्या करूं मैं यहाँ पर, 10 Br2, हाँ 10 Br2, और यहाँ क्या करूं 4 PbR5, तो 4 5 20, 10 2 20, 4 P4 4 P4। तो ऐसे ही हम Pi5 को भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एल्कोहल से जो हमने डिस्कस किया था, हमने एल्कोहल से सबसे पहले देखा था कि हमारे पास 3 मेथड्स थे एल्कोहल से प्रिपेयर करने के। कौन कौन से मेथड से, फ्रॉम एल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करें, वो भी हमने खुलकर देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। दूसरा हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ देखा, सबसे प्योरेस्ट मेथड था हेलो एल्किन को प्रिपेयर करने का। तीसरा मेथड हमने PCl3 PCl5 के साथ देखा। तो हमने मैम अगर Cl की जगह Br होता तो भी साइड प्रोडक्ट यही मिलता ना, हाँ बिल्कुल बेटा यही मिलता, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ पर PbR3 यूज किया है तो यहाँ तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, S3PO3 मिलेगा साइड प्रोडक्ट, और यहाँ RBr मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर Br5 लिया है तो यहाँ POBr3 मिलेगा और ये आपका HBr मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ रुद्राक्ष कोई दिक्कत, ठीक है। अभी कोई क्लास मिस मत करिए, बताओ PbR5 और PbR, मतलब अपने मन से नहीं, एक्सिस पे डालना पड़ेगा Br2 को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने एक मेथड आपके साथ कंप्लीट कर लिया है, कल हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी क्योंकि स्कूल से